जिससे आपको मिलना पसंद होता है, उसके लिए अपने आप दिल में है ना ऐसे प्यार वाली चीजें आ ही जाती है। तो जिस रात मैंने तुम्हें आईने में देखा, हाँ। जिस रात मैंने तुम्हें आईने में देखा, लगा चांद मैंने आईने में देखा, वाह वाह। मुस्कुरा के फिर से गले लगाया था तुमने, वाह क्या ख्वाब मैंने आईने में देखा। अच्छा मैं एक बात बता दूं, लास्ट में अगर आपने 12th फेल देखी हो ना, तो उसमें क्या होता है कि श्रद्धा जो होती है वो उसका रिजल्ट देखने यूपीएससी भवन में जाती है और उससे देख के आती है, आईपीएस उसको मिल रहा होता है, आके हक कर लेती है ना, और बोलती है कि तुमको आईपीएस मिल गया, और लास्ट में वो फिर रोने लग जाता है। वो वाली फीलिंग है। मैंने सोचा कि इस जगह मनोज की जगह मैं हूँ, इतनी सारी खुशियां लुटाकर उस पर कुर्बान हो जाऊं, काश कुछ दिन उसके शहर का मेहमान हो जाऊं, वो अपना नायाब दिल मुझे दे दे और फिर वापस मांगे, मैं मुकर जाऊं और बेईमान हो जाऊं। दिव्या तंवर का आपने नाम सुना होगा, तो उसकी स्टोरी मैंने देखी थी, है ना, एक छोटी सी लड़की, पतली सी लड़की, और फैमिली बैकग्राउंड कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं थी, वो शायद डब्ल्यूएस से आती है, और फादर नहीं थे उनके, एक नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की ने यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, 23 साल की उम्र। आपका जो स्कूलिंग रहा है वो भी हिंदी माध्यम से? हाँ, मेरा पूरा हिंदी माध्यम से रहा है। मेरा इसमें कुछ लोग ऐसे थे पहले जो मेरे से बहुत अलग तरीके से बात करते थे, काइंड ऑफ। बाद में उन्होंने एक दो बार मतलब सिलेक्शन के बाद मेरे से नाइस बनने की कोशिश करी कि यार हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमारा गलत इंटेंशन था ही नहीं। मैंने उनसे एक ही बार बात करी, उसके बाद मेरा मन। आपकी हॉबीज है? पढ़ाई के अलावा घूमना फिरना बहुत पसंद है, शायरियाँ लिखना बहुत पसंद है, कविताएं लिखना बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत गाने गाना भी पसंद है, खाना बहुत पसंद है ना। रिजल्ट है उस टाइम देखा कि मेरे दोस्त ने बोला कि एक बार चेक कर ले क्या होता है, तो फिर मैंने चेक करा, मेरा नाम था, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने 20 बार चेक करा कम से कम। 20 बार? हाँ लगभग। अच्छा। तो मैं रोल नंबर देख रहा हूँ, फिर नाम चेक कर रहा हूँ, रोल नंबर, नाम, रोल नंबर, फिर मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, जैसे नंबर सिस्टम हुआ, क्रमजय संचय हुआ, प्रायिकता हुआ, स्लोगिज्म एक आता है उसमें, रीजनिंग, और उसके अलावा एसएसएम रीजन वाले जो हुआ है, ये तो ये 5-6 टॉपिक मोटा, और टेस्ट सीरीज वगैरह में कुछ एक करंट वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनको आप फिर से रिवीजन करते हैं। टीचिंग वाले रिसेप्शनिस्ट बोल रहे थे कि आप इंग्लिश मीडियम चूज करो, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विकास कुमार मीना सर, जो कि यूपीएससी टॉप किए हैं, हिंदी माध्यम से हैं। सर, हमारे मेयर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको कैसा महसूस हो रहा है रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लाइफ चेंज हो गई है पूरी तरह से जी। जैसे कोई सोचता है ना कि हमें कैसा फील होना चाहिए, एक जो रहता है कि हम लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं और हम कैसा अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं सोसाइटी के सामने, मुझे लग रहा है वो ड्रीम कम ट्रू हो गया, और अभी आने वाले टाइम में मैं अपनी चीजें खुद से कर सकता हूँ और जो अपने आप को एक बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सोसाइटी के सामने। तो मुझे लग रहा है कि चीजें फुलफिल हुई हैं। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं राजस्थान के करौली जिले के बजेड़ा गांव से आता हूँ जी। थोड़ा पिछड़ा हुआ गांव है करौली का। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग शुरुआत में वहीं से करी, 10वीं मैंने करौली से करी, गेट माउंट से। उसके बाद 12वीं में मैंने सीकर राजस्थान से करी है, और बीटेक करी है NIT दिल्ली से। 2021 पास आउट हूँ मैं। और सर जैसे कि आप बीटेक किए हैं, तो फिर आप हिंदी मीडियम से हैं जी, तो हिंदी और इंग्लिश के बीच का जो गैप है, आप तो उसी टाइम फुलफिल कर लिए होंगे जब आप 11th-12th कर रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो वही लेनी चाहिए आपको, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। तो स्पेशली जब मैं यहाँ पे काउंसलिंग करवाने आया था 2021 में, तो अपने कॉलेज से जब पास आउट हुआ था, तो उस टाइम पे तो काफी कोचिंगों में मैं गया था, तो उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा कि आप बीटेक करे हुए हैं NIT दिल्ली से, तो आप इंग्लिश मीडियम चूज करें। मेरे को हिंदी मीडियम वाले कोचिंग वाले रिसेप्शनिस्ट बोल रहे थे कि आप इंग्लिश मीडियम चूज करो, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन मेरे को पता था कि मैं कंफर्टेबल हिंदी में ज्यादा हूँ, हालांकि इंग्लिश में भी ठीक हूँ, पर हिंदी में एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और वो शुरुआत से वही लैंग्वेज रही है, तो ऐसा लगता है कि हिंदी को ही चूज करना चाहिए। और मैं रेजिड था अपने उस पर विचार पे, तो मैंने हिंदी चूज किया, तो मुझे लगता है वो डिसीजन मेरे लिए कामगर साबित हुआ है अभी तक। सर, मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनका सबसे कम रिजल्ट रहा है हर बार से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं हिंदी माध्यम के बच्चे कि उनका रिजल्ट कम रहता है हर बार? स्पेशली मुझे सभी का तो नहीं पता, पर ऐसा मुझे लगता है जरूर कि थोड़ा समझने पे कम फोकस करके रटने पे ज्यादा करते हैं। जैसे कि कोचिंग में अगर कोई चीज पढ़ाई है, जैसे मान के चलो कोई एक्स चीज है, वो कोचिंग में पढ़ा दी है, क्वेश्चन पेपर में अगर वाई पूछा गया तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं यार वाई तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, कोचिंग में पढ़ाया ही नहीं गया, तो मैं वाई के बारे में कैसे लिखूँ। तो कुछ चीजें तो खुद से कवर करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहता है हिंदी मीडियम वालों के साथ, वो यही है कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद, जो मिडिल क्लास फैमिली या ऐसी बिलोंग करते हैं, उनसे आने के बाद थोड़ा माइंडसेट को ब्रॉड करने में मुश्किल आती है यहाँ पे।
तो उसके चक्कर में वो एक्सपांड नहीं कर पाते अपने थॉट्स को, और एक्सपांड नहीं करोगे तो मुझे लगता है रिजल्ट भी कम ही मिलेगा। तो एक ये रीजन सबसे बड़ा लगता है जो मुझे मेन है। सर चूंकि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो आपने किस तरह का स्ट्रगल फेस किया दिल्ली में रहने के दौरान, और इसके बारे में बताइए। स्ट्रगल तो मेरा रहा ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने 2021 लास्ट में कोचिंग स्टार्ट करी थी, फिर 1-2 महीने का पोल्यूशन वाली क्लासेस बंद हो गई थी। तो मान के चलो मोटा मोटी आप लोगे तो जनवरी-फरवरी 2022 से मैंने कोचिंग स्टार्ट करी। मेरा मार्च 2023 में कोचिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया यूपीएससी के लिए, और मैं उसी अटेम्प्ट में निकल गया। तो मेरे पास स्ट्रगल का स्कोप ही नहीं बचा था कहीं पे। सर आप इतनी कम उम्र में यूपीएससी क्लियर कर लिया है, और वो भी हिंदी माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो जिनको काफी टाइम लग रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी के दौरान, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ अपने आप में कि इतनी कम एज में मैं निकल गया, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, 1-2 मेरे साथ में हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि मैं हो गया। बाकी प्रयास करते रहना चाहिए, पेशेंस इज द की। पेशेंस, परसिवरेंस बोलते हैं ना यूपीएससी में, कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ रहे हो, पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। इन 3 चीज़ों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सर मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी करने में आपको किस तरह का स्ट्रगल फेस करना पड़ा? यहाँ खाना खुद से बनाते थे या फिर नहीं? मैं शुरुआत में आया तो क्या है कि मेरे सीनियर थे जो पहले ऑलरेडी यहाँ पे रहते थे, हमारे कॉलेज सीनियर्स थे, तो वो इस फ्लैट में रहते थे। वहाँ पे एक दीदी आती थी खाना बनाने के लिए, लगवा रखी थी, तो मैं वहीं पे आके उनके साथ शिफ्ट हो गया। तो खाना वाना तो ठीक है, अब घर जैसा तो मिलता ही नहीं है ना। और आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था या सिर्फ स्टडी रूम पे ही करते थे? नहीं, मैं कोचिंग करता था, तब शुरुआत में तो मैं रूम पे पढ़ता था, बाकी बाद में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। हमारे फ्लैट के जस्ट नीचे एक लाइब्रेरी है, वही। सर कोचिंग का क्या रोल है आपके यूपीएससी का जो रिजल्ट है उसमें कोचिंग का क्या रोल है? मैं पर्सनली टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे लिए तो कोचिंग लेना कंपलसरी था, मस्ट था, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटीज का कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मुझे उस चीज़ में समझने के लिए, मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि मैं सेल्फ चीज़ें नहीं कर पाता, मुझे डायरेक्शन चाहिए होती है, पाथ चाहिए होता है कि टीचर बता दे या फिर कोई गाइड करने वाला हो जाए। गाइड करने वाले इन जनरल उस टाइम पे थे नहीं मेरे पास, तो मुझे लगा कि कोचिंग लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कोचिंग ली। पर ये जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग से सिलेक्शन ले सकते हो, बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन हो सकता है, बट मेरे लिए कोचिंग ज़्यादा मस्ट थी, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई नहीं करी थी ऑब्वियसली। सर जब रिजल्ट आने वाला होगा तब जो भी एग्जाम देते हैं उन सारे कैंडिडेट का घबराहट बढ़ जाती है ना? तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? नहीं, मेरी घबराहट प्रीलिम्स के रिजल्ट के टाइम पे थी, काफी थी, और घबराहट के मैं श्योर था कि मेरा नहीं होगा, तो फिर उसमें घबराहट वाली बात नहीं थी। मेरे पिताजी वगैरह और उन्होंने पूछा तो मैं कह रहा था कि मेरा नहीं होगा, पर रिजल्ट आया उस टाइम देखा कि मेरे दोस्त ने बोला कि एक बार चेक कर ले क्या होता है, तो फिर मैंने चेक करा, मेरा नाम था, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने 20 बार चेक करा कम से कम। 20 बार? हाँ लगभग। अच्छा। तो मैं रोल नंबर देख रहा हूँ, फिर नाम चेक कर रहा हूँ, रोल नंबर, फिर मैं 3-4 लोगों से बोला यार तू चेक करके गलत तो चेक कर। मेरे को ऐसा हुआ कि ठीक है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर उसके बाद वो फेज आता है कि यार खुशी के आंसू जो निकलेगा, वो हुआ उस दिन। और उस दिन मेरे को पहली बार इतनी खुशी हुई जितनी मेरे को फाइनल सिलेक्शन के बाद भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, वेरी फ्रेंड। प्रीलिम्स की खुशी एक तरफ है और पूरी मेरी सिलेक्शन प्रोसेस की खुशी एक तरफ है, तो भी प्रीलिम्स की खुशी मेरे लिए ज्यादा है। मेंस में मैं कॉन्फिडेंट इनफ था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और शायद मेरे वो कॉन्फिडेंस काम भी आया, मेरा सिलेक्शन हुआ भी। इंटरव्यू के टाइम पे भी मैं सोच रहा था कि लिस्टेड तो हो जाना चाहिए अगर इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर मिलते हैं तो, और लिस्टेड भी हुआ और रैंक भी ठीक ठाक ही आ गई। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा बेचैनी नहीं थी, बस प्रीलिम्स में थी, और वो भी ठीक है, मतलब हो गया ओवरऑल। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स में 24 से 25 दिन बचे हैं, तो किस तरह से तैयारी करना चाहिए? अभी तो देखो 24-25 दिन में तो यही हो पाएगा, क्योंकि आप सारी चीजों का रिवीजन तो पहले से कर ही चुके होंगे। तो अभी क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको थोड़े से लग रहे होंगे कि यार ये रिजिड है, ये हमको नहीं आते हैं, या फिर इन पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो 2-4 दिन का आप लेके देख लें एक बारी, और जल्दी से फटाफट जो आपने सिनॉप्सिस वगैरह बनाए हो उनको रिवीजन कर दें, और टेस्ट सीरीज वगैरह में कुछ एक करंट वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनको आप फिर से रिवीजन कर दें, ताकि अगर इनकेस उनसे कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा लोग कवर कर सकते हैं। सर कई सारे टॉपर हैं जो कहते हैं कि करंट अफेयर के पीछे ज्यादा मत भागो, आपने कौन सा करंट अफेयर के लिए मैगजीन फॉलो किया था, और आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे? हिंदी माध्यम के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? देखो करंट अफेयर तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं आपको, काफी टॉपर्स भले ही बोलते होंगे, पर मैं आपको दिखा दूं पूरा के पूरा पेपर करंट अफेयर से मिलता है कहीं ना कहीं। जैसे किसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी अगर आई
तो स्टैटिक पोर्शन तो सेम ही रहता है, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड रहेगा ही करंट अफेयर से, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली। मुझे बाकी नहीं पता, पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से मिलते हैं। बाकी मेरा पर्टिकुलरली ऐसा रहा था कि चूंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं इंग्लिश भी ठीक ठाक कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने द हिंदू को फोकस किया था। अब ये थोड़ा सा कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि काफी लोगों को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन दैनिक जागरण की अगर आप बात करो हिंदी माध्यम में मोस्टली लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, पर वो दैनिक जागरण के जो एडिटोरियल होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं होते, है ना। तो आप अगर राजनीतिक सपोर्टिव देखना चाहो वो आर्टिकल्स, तो वो दैनिक जागरण में मिल जाते हैं। द हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। तो इन केस आप इंग्लिश नहीं भी पढ़ पाते हो तो इनकी यूट्यूब चैनल्स भी है, काफी कोचिंग हो गए काफी उनके, तो वो हिंदी में भी इनको डिस्क्राइब करते हैं, तो आप वो देख सकते हैं अगर आप न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ पा रहे। तो यही है, मेरा मानना तो है कि आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में कोई एक कवर करो, दैनिक जागरण को उतना फोकस अभी मत करो। अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो दैनिक जागरण कर। सर मैगजीन के बारे में बताइए। मैगजीन मैंने फॉलो नहीं करी थी पर्टिकुलरली, क्योंकि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर तो पढ़ा था कंटिन्यूसली, तो वही करंट अफेयर तो होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, वही मैगजीन में होते हैं। तो और बाकी टेस्ट सीरीज जब मैंने करी थी तो उसमें क्लियर हो गई चीज। सर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे तब आप नोट्स बनाया करते थे या नहीं, मैं नोट्स नहीं बनाता था। रीजन उसका एक है कि आज कोई एडिटोरियल आया तो हो सकता है वो एक महीने में एक दो बार रिपीट हो जाए, ऐसे ऐसे करके पूरी साल भर में 5-6 बार रिपीट हो जाता है वो एडिटोरियल। तो 5-6 बार अगर कोई चीज आपके आंखों के सामने से निकल जाती है तो वो अमूमन याद रह जाती है, तो इसलिए मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो और बाकी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो इसमें टेस्ट सीरीज में भी आते थे, तो उनको भी वापस पढ़ लेते थे, तो वो हो जाता था सारा। सर 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें बहुत सारे जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझसे सीसेट का पेपर टैकल नहीं हो रहा। जानकारी मुझे, आप भी एनआईटी दिल्ली से हैं, तो आपने किस तरह से सोच किया था सर? नहीं, मेरा जो फोकस एरिया था वो मेनली मैथ और रीजनिंग था, तो मैंने सोचा था कि मैं मैथ और रीजनिंग जाके करूंगा जी, और मैं काफी कॉन्फिडेंट इनफ था कि भाई मैं कर लूंगा, क्योंकि जेईई एडवांस तक मैंने करा हुआ था। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को उठाया और मैंने 28 से 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के करे थे शुरुआत में 1.5 घंटे के समथिंग। फिर मैंने सोचा कि थोड़े बहुत और क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत हुए तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो टोटल मैंने 40 क्वेश्चन किए थे ओवरऑल। मैथ और रीजनिंग मेरा फोकस पार्ट रहा था, क्योंकि मैं उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता था। और उसके बाद मेरे लगभग 36 के अराउंड मेरे काट पिट के सही हुए। तो मैं पर्टिकुलरली लोगों को सीसेट वगैरह के बारे में बताने लायक स्टूडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा हुआ है। बाकी मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, जैसे नंबर सिस्टम हुआ, क्रमजय संचय हुआ, प्रायिकता हुआ, स्लोगिज्म एक आता है उसमें रीजनिंग में, और उसके अलावा एसएसएम रीजन वाले जो हुआ है, ये तो ये 5-6 टॉपिक इन पर फोकस कर लोगे बेसिक से कैट लेवल तक का, तो मतलब सर, तो आपने पैसेज पे फोकस नहीं किया था? पैसेज पे फोकस ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उसका रीजन एक है कि अगर आपके पैसेज गलत होने लगे ना तो सारे लाइन से गलत हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैंने पैसेज नहीं किए कि भाई मेरे को थोड़े बहुत ही पैसेज करने हैं, तो मैंने लगभग 10 से 11 पैसेज किए थे और ऑलमोस्ट मेरे सही हो गए थे। मतलब इसका मतलब है कि आपने मैथ और रीजनिंग पे मेरा वही फोकस था, मेरा वही फोकस था, क्योंकि मैथ रीजनिंग में ये है ना कि आंसर निकल रहा है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि मेरा सही है क्वेश्चन। जी, कितने टाइम में प्रीलिम्स का तैयारी हो सकता है? नहीं, होने को तो हो सकता है, अगर आपने पीछे की मेहनत करी हो, रिवीजन किया हो, तो होने को तो फिर लास्ट में 2 महीने में भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे मेहनत होनी चाहिए, 5-6 बार रिवीजन होना चाहिए उस चीज का, और नहीं होने को तो फिर 1.5-2 साल भी लगा तो नहीं हो। जैसे कि 2-3 महीने में प्रीलिम्स का तैयारी अच्छा देखो 3 महीने मैंने जो पर्टिकुलरली किया वो ये था कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 का, जनवरी में 2 सब्जेक्ट खत्म करी, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री कर दिया, फरवरी में पॉलिटिकल साइंस एंड टेक कर दिया, और मार्च में मैंने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स कर दिया। तो 6 मेजर सब्जेक्ट है, तो 3 महीने में ये कवर हो जाते हैं आराम से, बशर्ते इनके पीछे वो मैंने जब ये कवर किए लास्ट टाइम पे तो मैं इनको 5 बार पहले पढ़ चुका था ऑलरेडी, तब जाके ये कवर होता है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार में जाके पढ़ लोगे और वो चीजें आपको याद रह जाए, नहीं रहती यार, तो बार बार रिपीटेशन मांगता है। तो 3 महीने मेरे लिए सफिशिएंट थे। तो सर आपने प्रीलिम्स के लिए कितने मॉक टेस्ट दिए थे और किस तरह से? एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, पर हाँ मैंने टेस्ट लगाए थे, मॉक टेस्ट लगाए थे, पीवाईक्यू लगाए, नंबर एग्जैक्ट नहीं पता कितने लगाए थे, पर फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे 2-3 कोचिंग में। और 60-70 नहीं, 60-70 नहीं लगाए थे, लगभग 30 एक लगाए होंगे, 30-40 हाँ मैक्सिमम। और सीसेट का मैंने एक भी नहीं लगाया था, सीसेट का एक भी नहीं लगाया। और उसके अलावा हाँ यही टेस्ट यही लगाए थे, और पीवाईक्यूज करे थे, पीवाईक्यू मैंने करे थे। किस तरह से किए थे? जीएस के पीवाईक्यू, जैसे मैंने मान के चलो इकोनॉमी पढ़ ली, तो मैंने इकोनॉमी के पीवाईक्यू उठा लिए सारे और उनको करता गया, जो मेरे को नहीं आ रहा फिर उस टॉपिक को रिवीजन कर लिया। ऐसे साइंस एंड टेक में करा, ऐसे ही इन्वायरमेंट में करा, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में करा, सारे में ऐसे ही किया था। बस एक सब्जेक्ट में मेरे को थोड़ा सा जोर आती है पढ़ने में, जैसे हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, ये मेरे से रटे नहीं जाते,
तो तो मैंने तो छोड़ दिया। छोड़ दिया आपने? मैंने कहा ठीक है, भगवान भरोसे जाएंगे, देख लेंगे, एक सब्जेक्ट तो छोड़ ही सकते हैं ना। मॉडर्न पता था, मॉडर्न में से मोइजरली क्वेश्चन मॉडर्न में से आते हैं, मेडाइवल में से तो उतने क्वेश्चन आते भी नहीं आजकल। एंशिएंट में से आते हैं थोड़े बहुत, एंशिएंट भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर श्योर नहीं था इतना कि भाई एकदम से पढ़ के जाऊँ कि क्लिक करते कर दूंगा सब, वैसे ही। प्रीलिम्स पे हमारी काफी बातचीत हो चुकी है, अब हम मेंस के टॉपिक पे आते हैं। सर मेंस का आपने किस तरह से तैयारी किया? जब मेरी कोचिंग चल रही थी ना, तो उस दिन मतलब जैसे डेली आज क्लास हुई तो आज सर एक क्वेश्चन देंगे लिखने के लिए, तो ऐसे करते करते मेरे को डेली एक क्वेश्चन मिलता रहा, तो ऐसे मैंने कम से कम 200-250 क्वेश्चन लिखे होंगे डेली के मिला के, पूरी कोचिंग प्रिपरेशन में 200-250 क्वेश्चन लिखे होंगे। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं लिख तो सकता हूँ आराम से। दूसरी बात रही कि मैं टाइमिंग को एडजस्ट करूँ, तो एक दिन पहला उन्होंने फुल लेंथ टेस्ट किया था कोचिंग में, तो मैंने वो लगभग 5 मिनट पहले कंप्लीट कर दिया था, तो मुझे ये भी भरोसा हो गया था कि मैं टाइमिंग में भी पूरा कर दूंगा। हाँ, एक बात और थी, मैं जब फाइनल मेंस की पेपर लिख के आया तो मैं उन शब्दों पर सिरोरेखा नहीं लगा के आया था, तो उससे एक टाइम और बचा था थोड़ा सा। जैसे अगर शब्दों में आप बिना सिरोरेखा के लिखोगे ना, बंधे हुए लगने चाहिए, पास ऐसे होने चाहिए, लेकिन बिना सिरोरेखा के लिखोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, थोड़ा सा आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो वो मैंने किया था सारे मैंने सब्जेक्ट में बिना सिरोरेखा के आंसर दिए। सर आपने एसे और इथिक्स का पेपर कैसे, उसकी तैयारी कैसे की थी? ऐसे मैंने खुद से लिखा था, पहली बार लिखा था जिंदगी में, यहाँ पे जब मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में था, तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे क्या होता है, तो मैं लिख दिया था ऐसे करके। तो शुरुआत में तो पता ही नहीं था, तो मेरे फर्स्ट मॉक में 120 नंबर आए थे। तो उसके बाद मैंने एक यूट्यूब पे कोई टॉपर थे पहले के, जिनके 161 नंबर आए हुए उसमें ऐसे में, तो उन्होंने एक बताया था कि ऐसे कैसे स्टार्ट करें और क्या फॉर्मेट रखें। तो वो 10 से 15 मिनट की एक वीडियो थी, वो मैंने वीडियो देखी, उसके बाद मैंने लिखा, और मुझे लगता है कि थोड़े से कम नंबर रहे हैं, फाइनल में 126 नंबर है मेरे, पर मैं थोड़ा सा और ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। ऐसे फिर मेरा बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप लिखते हो तो आपको ज्यादा अच्छा फील होता है ना, आप ज्यादा खुल के बता सकते हो सारी चीजें। तो मेरे को ऐसे में थोड़ा कॉन्फिडेंट था। और एथिक्स के बारे में बताइए। एथिक्स के बारे में ये था कि एक सर है धर्मेंद्र जाखड़ जी, तो उनकी छोटी सी एक बुकलेट आती है, तो उसमें बहुत अच्छे से वो बताते हैं उनको कि किस तरह से आंसर आप लिख सकते हो, ये सारी चीजें। और दूसरी बात, एथिक्स अपने जीवन की चीजों के ऊपर ही लिखी जाते हैं आंसर। अब एक बात है, एथिक्स अगर कोई लिखना चाहता है तो जिंदगी में कोई आदमी जो काम नहीं कर रहा है ना, वही वहां पे लिख के आना। जैसे एक केस स्टडी में आपको बताऊं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको सामने कोई एक्सीडेंट हुआ आदमी मिल गया, तो आप जनरली क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा आप एम्बुलेंस बुला के और उसको हॉस्पिटल भिजवा दोगे, है ना, इतना ही करोगे ना, अपना इंटरव्यू तो नहीं छोड़ोगे। लेकिन एथिक्स का पेपर में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आपको इंटरव्यू छोड़ देना, आपको उसका इलाज फोकस करना है, क्योंकि किसी की जान ज्यादा जरूरी है हमारे इंटरव्यू से, राइट। तो आप जो इन जनरल चीजें नहीं करते ना, वही एथिक्स में करना होता है। उसमें नैतिकता दिखानी होती है, आइडल पर्सन बनना होता है आपको, एक आदर्श। और काफी लोग बोलते हैं कि मिडिल पाथ चूज कर सकते हैं, मिडिल पाथ कभी नहीं चूज करना, नहीं तो मुंह के बल गिरोगे। आपको एक्सट्रीम आइडल बनना है। एक्सट्रीम आइडल मतलब जैसे राम भगवान थे ना, वैसे ही बनना है, एज इट इज। जीएस पेपर 1 और 2 इसका तैयारी कैसे किया आपने? जी, कोचिंग करी थी तो उसके साथ हो गई थी वो सारी तैयारी, तो GS1 GS2 की थी। हाँ, एक थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी हमारी कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया था उस टाइम पर, तो इंडियन सोसाइटी का मैं खुद से लिख के आ गया, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जैसी सब्जेक्ट कोई रॉकेट साइंस है नहीं, उनमें अगर आपने सारी चीजें पढ़ रखी है तो आप सब लिख सकते हो उसके आंसर। हाँ, तो कोचिंग के साथ हो गई थी। और फिर मेंस मेंटर से प्रोग्राम जब चले थे तो उनमें भी मैंने करी थी कोचिंग, तो उसमें हो गया। सर बहुत गर्मी है, पानी पी सकते हैं आप? पी रहा हूँ मैं तो बार। सर हम मेंस के बारे में पूछ लिया है काफी, तो अब पूछना ये चाहेंगे कि आप इंटरव्यू का तैयारी कैसे किए थे? हाँ, इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे। जब मैं पहला मॉक इंटरव्यू देने गया था तो मैं नर्वसनेस आ गई थी काफी ज्यादा, तो पूरा चेहरे पे पसीना हो गया था। तो उन्होंने कहा था मेरे से इंटरव्यू पैनल ने कि आप जितने मॉक इंटरव्यू हो सकते हैं उतने दीजिए, क्योंकि आपकी नर्वसनेस खत्म करना जरूरी है। तो मैंने 8-10 किस्म तक मॉक इंटरव्यू दिए थे, और उनमें मेरा एवरेज स्कोर रहा था 190 के अराउंड, 185 190। फाइनल इंटरव्यू में भी मेरे 185 मार्क्स आए, जो कि काफी सही है, मेरे को ऐसा लगता है डिसेंट मार्क्स है। और बात यह है कि आप जाते हो ना इंटरव्यू पैनल में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात जो यूट्यूब पे कहते हैं ऐसे करके कि आपको बैठने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे वो सर की वीडियो वायरल हुई थी कि आपको बैठने का तरीका बड़ा कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बैठ रहे हो। मैं बहुत तरीके से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं आपको जज करते इस बेसिस पे कि आप किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से आप एंट्री ले रहे हो, बिल्कुल जज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं ना। एंट्री करते टाइम पे वो डेफ देख रहे होते हैं ऐसे करके, और देखेंगे भी तो उनको फर्क इस चीज से पड़ता है कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो अपने हिसाब से, आपको किस तरह से बोलते हो, है ना। तो इस चीज का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से बैठते हो, इस चीज का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहन के, मतलब किस तरह से
अटायर पहन के गए हो, हाँ। आपका अटायर नीट एंड क्लीन होना चाहिए और गाइडलाइंस के अंदर होना चाहिए, इतना है। और तरीके से जवाब देना चाहिए, इतना है। इसका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता जो यूट्यूब पे नहीं है, वो शॉर्ट्स या फिर टैबू बनाया गया, वो टैबू है, वो अच्छा। बिना मतलब में क्रिएट की गया हाइप है, वैसा कुछ नहीं होता। एक नॉर्मल बोर्ड बैठा रहता है अंदर, मान के चलो आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग लोग हैं जिनसे आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन करना है एक तमीज के साथ, वही आपको करना है और वही आप करके आओगे, अच्छा नंबर पा जाओगे। जैसा मेरे को भी मिला, मुझे लगता है डिसेंट एक माहौल रहता है और चिल माहौल रहता है काइंड ऑफ, कि आपको नर्वसनेस नहीं आ पाती, वो लोग इतने तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो यही है मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा। और मॉक इंटरव्यू से तो काफी लाइट रहता है। मॉक इंटरव्यू अगर 10 में से 10 अगर मॉक इंटरव्यू हाँ। देना चाहें तो रियल इंटरव्यू में प्रेशर का नंबर 10 में से 1 ही होता है, हकीकत बात वही है। तो 1/10 प्रेशर होता है वहाँ पे रियल इंटरव्यू। इंटरव्यू देने से पहले तो आपको बहुत प्रेशर महसूस हो रहा होगा? नहीं है, सच तो नहीं हो रहा था, क्योंकि फाइनल एक ही चीज है ना कि इंटरव्यू दे दिया, दे के अपना काम है कि देना, क्योंकि मेंस क्लियर करने के बाद ये चीजें है ना जो मेहनत से वो चीज कमाई है ना। इंटरव्यू देना मतलब मेहनत से हम गए हैं वहाँ पे, हम खैरात में तो नहीं मिली, जी। तो प्रेशर क्यों लेना, अपन ने किया है ना वो काम, तो हक से जाएंगे, किसी के सामने बोलेंगे हक से बोलेंगे ना। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं हक से गया था अपनी बात कहने के लिए, मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। बाकी आके यूपीएससी की मर्जी को वो मेरे को सिलेक्ट करे या ना करे, दो ही चीजें होंगे, कॉइन फ्लिप करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैंने वही चीज सोच रखी थी, या तो फेल होंगे या पास होंगे, क्यों अपने दिमाग में इतना प्रेशर लेना। और मैंने कभी भी इस चीज को यूपीएससी प्रिपरेशन को दिल से नहीं लगाया। मेरे लिए एक एग्जाम थी, मैंने एग्जाम दी, मेरी निकल गई, दैट्स इट। सर से हमने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की जानकारी ले ली है। अब हम सर से ये जानना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद कैसा महसूस होता है, किस तरह से प्रेशर को टैकल करें, किस तरह से हैंडल करें, इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। सर, आप जब प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठे होंगे तो किस तरह से आपने प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया? मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाई थी ना स्टार्टिंग में, तो मेरे टेस्ट सीरीज में विजन वगैरह की टेस्ट सीरीज हुई, फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज हुई। तो मेरे क्या है उसमें एवरेज मार्क्स 90 प्लस ही चले थे। तो मैं श्योर था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं गया था पूरे फुल जोश के साथ कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हो ही रहा है, शाम को बस जाके आंसर की मैच करनी है, सिलेक्शन हो रहा है, बस श्योरिटी देनी है। तो मैं गया था जोश के साथ, जीएस का पेपर देखा, मेरे होश उड़ गए कि क्या है। तो आया था, प्रेशर आया था, पर ऐसा लगा कि यार पेपर तो अब करना ही है, बैठ गए तो करना ही है, ओएमआर तो भर के जानी है, तो करे। फिर मेरा जीएस दिया, जीएस देने के बाद मेरा सीसेट का पेपर देने का मन नहीं था बिल्कुल। मैंने पापा से बात करी, मेरा मन नहीं था। तो मेरे पापा ने कहा कि अगर रेस स्टार्ट करते हैं तो उसे खत्म करके छोड़ते हैं, डजंट मैटर कि अब तुम फर्स्ट आओगे लास्ट में, है ना। तो सीसेट का मैंने पेपर दिया पापा के बोलने की वजह से। फिर पापा ने शाम को पूछा कि जीएस में क्या होगा, तो मैंने कहा जीएस में होगा नहीं, सीसेट में कोई रोकेगा नहीं। तो उसके बाद ये था कि यही सिलसिला हुआ और लास्ट में जाके अनप्रेडिक्टेबली मुझे नहीं पता था कितनी कम कट ऑफ चली जाएगी और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। प्रेशर ऐसा शुरुआत में बिल्कुल नहीं आता, पेपर देखने के बाद जरूर आया था पहले उसमें। मेंस में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेंस में अपने आप को लिखना होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, उसमें गलत सही होने का चांसेस बहुत कम होता है। आपको आता है क्वेश्चन, आप लिखोगे। सर, आप डेली कितना टाइम, कितने घंटे तक आंसर राइटिंग किया करते थे? आंसर राइटिंग का एज सच घंटों से मैटर नहीं करता। शुरुआत में मैं डेली एक आंसर लिखता था, इतना मुझे पता है। जब मैंने पहला आंसर लिखा था तो मुझे टाइम लगा था लगभग 15 से 20 मिनट एक आंसर लिखने में। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब मैं कोचिंग मेरी खत्म होने वाली थी तब मैं 7-8 मिनट में मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता था पूरा। तो लगातार कंटिन्यूसली 1-1.5 साल मैंने आंसर राइटिंग करी, तो उसकी बदौलत ऐसा हो पाया। सर, कई सारे हिंदी माध्यम के टॉपर हैं जो कहते हैं कि हाथ दर्द हो जाएगा लेकिन लिखना नहीं छोड़ना, मतलब लिखते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। आप क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, डेली एक आंसर लिखो, 1-2 लिखो, मैक्सिमम 2 लिख लो, 3 लिख लो। 3 आंसर लिखने में ऐसा नहीं है कि आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा। 3 आंसर बहुत नॉर्मली लिखे जाते हैं। डेली 3 आंसर लिखोगे, 1 साल तक 3 आंसर लिखोगे तो आपके पास कितना हो गया? 300 दिन भी मोटा मोटी अपन लेके चले 1 साल तक, तो 900 क्वेश्चन के आंसर हो गए ना आपके पास। 900 क्वेश्चन में तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इतना स्ट्रगल नहीं करने की जरूरत है, लोड नहीं लेना दिमाग पे चढ़ के। नहीं, ये एग्जाम तो तुमसे क्लियर नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो नॉर्मल एज एग्जाम की तरह आपको लेनी है ये चीज, और एक स्मूथ वे में करते चलो ना। लाइफ को हम जीते हैं तो क्या करते हैं, सोचते थोड़ी ऐसे करके कि मैं ऐसा करूँ तो मतलब मैं पैनिक हो जाऊंगा। ऐसी चीजों को चलती जाती है ना, लेट इट गो वाली चीजें होती हैं, वैसा ही करना चाहिए। क्योंकि वी नेवर नो कि क्या होने वाला है ना अगले क्षण, तो करते रहना चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। सर, आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी एक साथ शुरू किया था? हाँ, एक साथ ही। मैंने कभी भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि प्रीलिम्स में आने वाले टॉपिक्स को प्री से पहले पढ़ूंगा, मेंस से। मैं प्रीलिम्स से पहले भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, तो मैं मेंस के टॉपिक पढ़ के चल रहा था बताया, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीलिम्स अगर क्लियर हो गया तो मेंस के टाइम बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें मेरे को एक बार ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मैंने दोनों के साथ में पढ़ी हमेशा, और मैं वैसा ही करता हूँ।
सर आप नोट्स प्रीलिम्स का अलग से बनाते थे या? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ ही था। और मैंने प्रिपरेशन भी दोनों की एक साथ ही करी है। मेरे लिए प्रीलिम्स मेंस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कभी भी। मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ तो भी मेंस पढ़ रहा हूँ, मेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो भी प्री वाला छोड़ देता हूँ उस टाइम में। मेंस की तैयारी में मेंस ही पढ़ता हूँ, प्रीलिम्स वाले में प्री मेंस दोनों पढ़ता हूँ। हाँ, ऐसे। दोस्तों हमने सर से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों की जानकारी ले लिया है। एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन को टैकल करें इसके बारे में भी हमने सर से पूछ लिया है। अब हम सर के थोड़ा पर्सनल लाइफ में आते हैं कि सर को क्या करना पसंद है, पढ़ाई के अलावा आपको क्या करना पसंद है, क्या आपकी हॉबीज है? पढ़ाई के अलावा घूमना फिरना बहुत पसंद है, शायरियाँ लिखना बहुत पसंद है, कविताएं लिखना बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत गाने गाना भी पसंद है, खाना बहुत पसंद है ना, और डांस करना भी पसंद है, स्पोर्ट्स खेलना भी पसंद है। तो लॉट ऑफ चीज है, मतलब लॉट ऑफ एक्टिविटीज मतलब मैं करना पसंद करता हूँ। सर अगर कोई शायरी अगर आपको याद आ रही है तो सुना सकते हैं? शायरी एक दो शायरी सुनाता हूँ। पहले एक कविता सुना देता हूँ जो मैंने लिखी थी अपने रियल इंटरव्यू के लिए कि अगर मेरे से पूछी जाती है तो क्या होगा। एक बार थोड़ा टाइम। हाँ। एक कविता थी जो मैंने ऐसे लिखी थी, कर्ण के ऊपर लिखी थी, महाभारत का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर। मुझे लगता है कि वो जिंदगी में वैसा हमको बनना चाहिए ना, तो उस पर एक कविता थी, उसके सब कुछ इस तरह कहते हैं। चेहरे से मानो टपक रहा था तेज महा उसके मुख से, आंखों से करता बात वो था जीवन के सारे सुख दुख से। फैली बाहों की घरल भुजा हो श्रोणित मन हुंकार उठा, कई दिनों के बाद समर में अनदेखा तूफान उठा, कई दिनों के बाद समर में अनदेखा तूफान उठा। आ गया कि मुक्ता दल की राहट टोली बिखर रही जो जन्मों से, सिद्धों की परछाई ढूंढी मुखर हुई जो कर्मों से, माँ कुंती का भाग्य था शायद बनकर एक वरदान उठा, कई दिनों के बाद समर में अनदेखा तूफान उठा। और अंतिम पंक्ति ऐसा है कि करते हैं याद सदा उसको जिसको प्राणों का मोह न था, वो कर्ण हमेशा रहा जहाँ जीवन का जिसको लोभ न था, और वीर गति पाकर देखा तो मानो ये संसार उठा, कई दिनों के बाद समर में अनदेखा तूफान उठा। और अगर शायरी की मैं बात करूं तो एक दो मैंने शायरी लिखी थी थोड़ी सी, कि एक ऐसी शायरी थी, ये हाइपोथेटिकली मैंने चीजें सोच के लिखी थी, इससे कोई पर्सनल लाइफ से रिलेट नहीं है ये चीजें। तो एक ऐसी शायरी थी कि जिस रात मैंने तुम्हें आईने में देखा, हाँ। जिस रात मैंने तुम्हें आईने में देखा, लगा चांद मैंने आईने में देखा, मुस्कुरा के फिर से गले लगाया था तुमने, वाह क्या ख्वाब मैंने आईने में देखा। और एक दो और शायरियां ऐसे कि काश कुछ दिन उसके शहर का मेहमान हो जाऊं, अपनी खुशियां लुटाकर उस पर कुर्बान हो जाऊं। ऐसे है कि अपनी सारी खुशियां लुटाकर उस पर कुर्बान हो जाऊं, काश कुछ दिन उसके शहर का मेहमान हो जाऊं, वो अपना नायाब दिल मुझे दे दे और फिर वापस मांगे, मैं मुकर जाऊं और बेईमान हो जाऊं। तो ऐसी कुछ शायरियां लिखी है। बहुत अच्छा शायरी बोलते हैं। हाँ, शायरी तो है ये, मतलब ये पैशन है, ये हिंदी से जुड़ा होने का एक रीजन ये भी है ना कि मैं लिखता हूँ तो जिसमें आप लिखते हो ना उसके लिए एक अलग से प्यार आ ही जाता है ना, जिससे आपको मिलना पसंद होता है उसके लिए अपने आप दिल में है ना ऐसे प्यार वाली चीजें आ ही जाती है। तो वैसा ही चीज है मेरे साथ, हिंदी से ऐसा जुड़ा हुआ है। जी। सर यूपीएससी की तैयारी में रिलेशनशिप का कोई रोल है या नहीं है? नहीं, रिलेशनशिप का मुझे नहीं पता, ये पर्सनल लाइफ है। जैसे अगर किसी को लाइक किसी के साथ रहना सही लगता है तो साथ रहना चाहिए, है ना। उस चीज को सिर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ हो और उससे आपकी पूरी प्रिपरेशन रुइन हो गई है ना। आप अगर किसी के साथ हो आप मोटिवेट होइए उससे, है ना। प्रिपरेशन के फेज में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको बराबर से आपको गाइड करता रहे, और जो खुद इस फेज में हो कि यार वो प्रिपरेशन कर रहा है और उसे वैल्यू पता हो टाइम की, राइट। तो वो बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त भी हैं और कुछ क्लोज लोग भी हैं, तो वो सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कंपटीशन रियल में मांगता क्या है, डेडिकेशन मांगता है, फालतू में टाइम बर्बाद करना नहीं हो। तो वो सारी चीजें जानते हैं, तो ऐसे लोगों से कनेक्शन ज्यादा जरूरी ना आपका, जो आपकी वैल्यू समझे, आपके टाइम की वैल्यू समझे, वो ज्यादा जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो सारी चीजें अच्छी हैं, है ना। वो चाहे रिलेशनशिप आप उसको बोले, चाहे आप उसको फ्रेंडशिप बोले, चाहे आप उसको किसी भी तरह से लें, तो वो टाइम की वैल्यू आपको कोई समझ रहा है ना, दैट इज गुड, वो किसी भी तरह से। सर आपके प्रिपरेशन के दौरान मेल या फीमेल फ्रेंड किसने आपका सबसे ज्यादा साथ दिया? दोनों नहीं, मतलब मेरे काफी दोस्त अच्छे हैं, और दोस्त मैं मेरे सीनियर्स भी लोग हैं जिनको मैं भैया भैया बोलता हूँ, एक दो दीदी है उनको दीदी बोलता हूँ। अपने साथ वाले दोस्त हैं उनको नाम से पुकारता हूँ। कुछ मेरे क्लोज दोस्त हैं उनको भी नाम से पुकारता हूँ। मेल फीमेल सारे लोग हैं, तो अपने अपने में सबका रोल, मुझे ऐसा लगता है कि
ईश्वर है ना, किसी के आपकी लाइफ में भेजता है ना, वो किसी पर्टिकुलर एक रोल की वजह से भेजता है। आपकी लाइफ में सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता ही होता है। आपकी लाइफ में जितने लोग आपसे टकराते हैं ना, सबका कुछ ना कुछ रोल होता है। मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरी लाइफ में जितने लोग हैं, जितने लोग आए, किसी ना किसी ने किसी हद तक मेरी सहायता की है ना। किसी ने मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेट भी किया है। काफी लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके टच में बिना मतलब में आ जाते हैं, आपको डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। बशर्ते आपको खुद को मोटिवेट रहना पड़ता है ना, क्योंकि वो एक कहावत है कि हाथियों के पीछे कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता ना। तो ऐसे लोग भी होते हैं, और काफी लोग ऐसे होते हैं जो आपको इतना मोटिवेट करते हैं कि तुमसे ज्यादा भरोसा तुम पे जाता है, राइट। जैसे एक मेरा दोस्त है, अगर मैं उसका नाम लूं, तो उसने मेंस के रिजल्ट से पहले बोला था कि मैं तेरे सिलेक्शन के ऊपर 10,000 की शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, तेरा सिलेक्शन होगा। कौन है वो दोस्त? है एक विपुल वर्मा है, उसकी भी बेचारी किस्मत थोड़ी सी खराब है। वो भी बहुत टैलेंटेड लड़का है। उसने फाइनल रिजल्ट के टाइम पे मेरे से खुद से कहा था कि तू शर्त लगा दे, मेरे से तेरा सिलेक्शन होगा जरूर, 10,000 की शर्त लगा ले, अभी देने को तैयार हूँ। तो ऐसे लोग हैं काफी ना, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब लोग आपके पास बहुत गैदरिंग हो जाती है, भीड़ हो जाती है ना, लोग आपको घेर लेते हैं चारों तरफ से। लेकिन आपको आपके सिलेक्शन के जो जर्नी रहती है ना, आपके उस जर्नी को जो लोग देखें और आपके साथ में जो सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, वो रियल फ्रेंड्स होते हैं और रियल वो दोस्त होता है। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, तो उन सब ने मेरी जर्नी को देखा है, मेरे को सपोर्ट किया है, और मेरा कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होने दिया। मैं तो उन्हीं को, मतलब मैं हाथ जोड़ के थैंक यू करता हूँ सभी चीजों में। सर, जब से 12th फेल मूवी आई है, तब से जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके बीच में ये है कि अगर आईएएस आईपीएस बनना है तो श्रद्धा जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। क्या लगता है आपको? अच्छा, मैं एक बात बता दूं, लास्ट में अगर आपने 12th फेल देखी हो ना, तो उसमें क्या होता है कि श्रद्धा जो होती है वो उसका रिजल्ट देखने यूपीएससी भवन में जाती है, और उससे देख के आती है, आईपीएस उसको मिल रहा होता है, आके हक कर लेती है और बोलती है कि तुमको आईपीएस मिल गया, और लास्ट में वो फिर रोने लग जाता है। वो वाली फीलिंग है। मैंने सोचा कि इस जगह मनोज की जगह मैं हूँ, है ना, और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ काइंड ऑफ। और मुझे ऐसा लगा कि पर्टिकुलरली मेरा भी सिलेक्शन हो गया तो मैं भी ऐसे ही रोमा काइंड ऑफ, है ना, रिक्रिएट हो गया वो चीज, है ना। मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे को भी ऐसे ही आंसू आए, और मेरे दोस्तों ने गैदरिंग कर रखी थी, मेरे को वैसे ही घेर लिया काइंड ऑफ, और सारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि यार तुम्हें कर दिया, मजा आता वो पूरी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन होने चाहिए, अच्छे पर्सन, कोई जरूरी नहीं है एक ही इंडिविजुअल हो, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सबका रोल अलग अलग है, तो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग होने चाहिए, राइट। क्योंकि लोग कमाए जाते हैं, है ना, तो आप कमाओगे ना अच्छे लोग, तो आपको पता होगी उनकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए वैसे लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए। मुझे लगता है मेरे पास है वो, अभी तो है, और आगे भी शायद रहेंगे, जहाँ तक मुझे चांसेस लगते हैं। सर, यूपीएससी रिजल्ट के पहले और यूपीएससी रिजल्ट के बाद आपके फैमिली और जो परिवार वाले हैं उनके बीच कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है, सारे खुश हैं। और एक चीज जो मेरे को बार बार बोल रहे हैं घर वाले और जो भी रिश्तेदार हैं, कह रहे हैं कि यार तुमने नाम कर दिया हमारा, मतलब वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से कि उनकी लाइफ मतलब इतना वो देख पाए हैं, और उसका रीजन एक मैं हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी वजह से अगर उन्हें प्राउड फील हो रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। मेरे पिताजी ने एक बात कही थी मेरे से पहले कि यार मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि मेरे नाम से तुम लोगों को जाना जाए, मेरे लिए जरूरी ये है कि मुझे तुम्हारे नाम से जाना जाए, है ना। अच्छी बात यह है कि मेरे पिताजी ने मेरे को यही बोला कि यार तूने वो काम कर दिया जो मैं चाह रहा था, तो मतलब ड्रीम कम ट्रू हो गया ना। और आप इतनी बड़ी सर्विस में जाते हो तो सोच के जाते हो ना, पीछे इतना बैगेज लेके जाते हो, उन सब चीजों को फुलफिल करना होता है आपको। अब जाते हो तो आपके कंधों पे बर्डन होता है सोसाइटी का, समाज का, फैमिली का, अपने रिलेटिव्स का, अपने जानने वालों का, आसपास का, और तुम्हारा खुद का। तो वो जब बर्डन हटता है ना तो रिलीफ फील होता है, सच में रिलैक्स फील होता है। तो वैसा मेरे को हुआ। और अच्छी बात ये कि मेरी फैमिली की खुशी का कुछ समय का ही बनी मान लो, लेकिन मैं रीजन बनाऊं किसी तरह से, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। सर, कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो पहले आपको रिजल्ट आने से पहले कुछ और किसी और तरीके से बात करते थे और उसके बाद अचानक से चेंज हो गया? हाँ, मतलब पहले किसी और तरीके से बात करते तो मैं बात कर लेता, अब मैं बात ही नहीं करता, सिंपल सी बात। सिलेक्टेड है तो क्यों करेंगे। छोड़ो, ऐसे लोगों का वजूद नहीं होता ना कोई। मतलब सबके साथ ऐसा होता है ना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, पर्टिकुलरली मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे पहले जो मेरे से बहुत अलग तरीके से बात करते थे काइंड ऑफ। बाद में उन्होंने एक दो बारी मतलब सिलेक्शन के बाद मेरे से नाइस बनने की कोशिश करी कि यार हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमारा गलत इंटेंशन था ही नहीं। मैंने उनसे एक ही बार बात करी, उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता ना बात करने का, क्योंकि अपने को रियलिटी पता होती है कोई पर्सन कैसा नहीं। और मेरी वाइफ किसी के साथ मैच नहीं करती ना, मैं 1% उसके साथ बात करने का इच्छुक नहीं होता। बशर्ते वो खुद जबरदस्ती मेरे पास आके भिड़े ना, जबरदस्ती करते करते। मैं 2-4-5 लोगों को ऐसा जानता हूँ जिनसे मेरी पर्सनली
भाई मैच ही नहीं करती, मैं ना चाहते हुए भी उनसे बात नहीं कर सकता। आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते ना हर जगह पे, तो वैसी चीज मेरे साथ कुछ लोगों को लेके है, तो मैंने वो नहीं कर सकता। हाँ। सर आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, मतलब 10 घंटे पढ़ने, 8 घंटे पढ़ने, क्या रूटीन रहता था? कभी नहीं सोचा। जब मेरा पढ़ने का मन है तो फिर पढ़ने का मन है। अगर ऐसा होता है कि आप 7 दिन लगातार नहीं पढ़ सकते जी। तो आप लाइब्रेरी जा रहे हो, तो लाइब्रेरी जैसे मैं गया तो मेरा 6 दिन पढ़ने का मन है मान लीजिए, 7वें दिन मैं गया लाइब्रेरी, पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं 2 मिनट में अपना बैग लेके वापस आता, बिंज वॉच करता था, वेब सीरीज मूवीज वगैरह देख के आराम से खुश होता था, अगले दिन फिर से पढ़ाई चालू कर देता था। तो ऐसा लगता था कि रिलैक्स भी फील हुआ, बर्डन भी नहीं आया उतना, और कुछ अच्छा काम किया। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट किया और थकावट दूर की, नर्वसनेस दूर करी है, बोरियत दूर करी, तो हो जाता है। मतलब कभी भी ऐसे घंटों के हिसाब से नहीं देखती चीजें, कर रहे हैं तो कर रहे हैं बस, दैट्स इट। किसी भी चीज को आप कर रहे हो ना, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी डेडिकेशन पूरी क्रिकेट खेलने को होनी चाहिए, बजाय किसी और चीज के। तो वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी डेडिकेशन पढ़ने की तरफ है, मैं मूवी देख रहा हूँ तो मूवी देखने की तरफ है, मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना ही खाऊंगा, सीधी बात है। तो ऐसा ही है मेरे साथ। दोस्तों, जैसे कि सर ने बहुत ही कम उम्र में यूपीएससी टॉप किया है, तो सर आपको कौन सा पोस्ट मिलने वाला है सर इस बार? चांसेस पूरे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के हैं, क्योंकि मेरी वो प्रायोरिटी रही है पहले से। मैं चाहता था कि मैं विदेश सेवा में जाऊँ। अगर इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं मिलेगा तो फिर आईपीएस मिलेगा, तो इन दोनों में से कोई एक सर्विस। पर जहाँ तक चांसेस मुझे लग रहे हैं तो आईएफएस के चांसेस हैं। आप यूपीएससी की तैयारी के लिए किससे इंस्पायर हुए थे? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने ना। एक 2022 के टाइम पे दिव्या तंवर का आपने नाम सुना होगा, तो उसकी स्टोरी मैंने देखी थी, है ना। एक छोटी सी लड़की, पतली सी लड़की, और फैमिली बैकग्राउंड कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं थी, वो शायद डब्ल्यूएस से आती है, और फादर नहीं थे उनके। एक नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की ने यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया 23 साल की उम्र में। मैं तब 22 साल का था, तो मैं सोच रहा था कि यार 23 साल की उम्र में जब ये कर सकते हैं तो मेरे लिए तो फैमिली कंडीशन काफी हुई है ना। मैं तो मतलब कर सकता हूँ ना अच्छे से, मेरे पास फाइनेंशियली प्रेशर नहीं है कुछ भी ऐसा। ठीक है, चीजें होती हैं पर उतना नहीं है, उसके बराबर नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो अच्छी बात है, मेरे लिए वो इंस्पिरेशन का सोर्स बनी। मैंने कभी उनसे बात भी नहीं किया आज तक, मैंने किसी को बताया भी नहीं, इवन कि मेरे लिए दिव्या तंवर एक सोर्स इंस्पिरेशन का नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं बताया, पर मेरे लिए रही है, मुझे पता है। और अच्छी बात यह है कि मैंने भी वही सेम काम कर लिया जो उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। मैंने भी 23 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर कर लिया। मेरे लिए तो बेस्ट है ना, मेरा आइडल मेरे लिए, मेरे को खुद को आइडल बना दिया दूसरे लोगों के लिए, तो सही बात नहीं है, मेरे लिए कामगर साबित हुई है वो इंस्पिरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मुझे कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप इंग्लिश मीडियम का नहीं, हिंदी मीडियम का लाइए इंटरव्यू। तो सर ऐसा क्या होता है, हिंदी मीडियम की जो एस्पिरेंट रहते हैं उनसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं लोग? नहीं, सीधी बात है ना। ऐसा होता है कि सिलेक्शन 1016 बच्चों का अभी हुआ, 42 बच्चे हिंदी मीडियम के थे, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ना। तो कभी भी कोई चीज चुनिंदा होगी ना, उससे लोग इंस्पायर ज्यादा होंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम भले बहुत ग्रोथ कर गया हो, लेकिन गाँव में अभी भी हिंदी है, हर घर में घुसी हुई हिंदी है। तो हमें हिंदी में चीजें ज्यादा समझ में आएंगी ना। तो सीधी बात है, मैं जहाँ पे पला बड़ा हूँ, जिस तरीके से, जिस भाषा में मैंने चीजें सीखी है, उस भाषा में मेरे से कोई बात करेगा तो मैं 6 बार उसकी बात सुनना पसंद करूंगा, बजाय किसी और भाषा के। तो जुड़ाव महसूस जहाँ करते हैं ना आदमी, मैंने वाइब की बात की, अगर आपको वाइब मैच हो रही है तभी आप चीजें देखना पसंद करोगे, किसी के साथ बैठना पसंद करोगे। हिंदी वैसा ही है, हिंदी में कंफर्टेबल होता है, हिंदी मम्मी की तरह, काइंड ऑफ माँ की तरह। तो हिंदी में जुड़ाव जरूरी है ना। हिंदी में अपन बहुत चीजें करना चाहते हैं, हिंदी अपने लिए माँ की तरह सपोर्ट करती है ना। तो वो सारी चीजें, इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी ज्यादा जरूरी भी है। और एक हिंदी मीडियम वाला छात्र इंग्लिश मीडियम वाले छात्र की तुलना में मेहनत भी ज्यादा करता है, हकीकत में ये बात है। क्योंकि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हुआ है ना, उसमें ये डिफरेंस होता है कि इंग्लिश मीडियम वाला पहले से ही अपने आप को एक पायदान ऊपर लेके चलता है, क्योंकि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग रहा हुआ होता है। हिंदी मीडियम वाले बेचारे थोड़े कमजोर होते हैं, थोड़े, मतलब मानता हूँ मैं, जो पर्सनली कुछ चुनिंदा बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसके लिए उन्हें मेहनत भी, सरकारी स्कूल से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बिलो मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं, तो उनके लिए सपने जो है वो जिंदगी बन जाते हैं काइंड ऑफ, तो उसके लिए मेहनत भी ज्यादा करते हैं, तो इसलिए थोड़ा भी ज्यादा होता है। सर आपने स्कूलिंग, आपका जो स्कूलिंग रहा है वो भी हिंदी माध्यम से? हाँ, मेरा पूरा हिंदी माध्यम से रहा है। मेरा बस जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश मीडियम से रहा है, पर मैं इंग्लिश में ठीक ठाक हूँ, मतलब मैं कन्वर्सेशन कर सकता हूँ आराम से इंग्लिश में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। सर हमारे व्यूअर का कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको देख कर बताती हूँ, पूछती हूँ।